तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और वो होगा हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन। देखो, वैसे तो जब भी कभी हम लोग एवरेज की बात करते हैं ना, तो एक एवरेज का मतलब हमेशा हमारे लिए अर्थमेटिक मीन से ही होता है। लेकिन टेक्निकली अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना था, तो हम लोगों ने कहा था कि उस केस में आप हार्मोनिक मीन को यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में कोई एवरेज रेट कैलकुलेट करनी है, मतलब होता यह है कि जब भी आप लोगों के पास कोई रेट रेशियो या परसेंटेज है ना, तो उस केस में आप लोगों के लिए एवरेज बनाने के लिए उस केस में हम लोग रेट रेशियो या परसेंटेज अगर हमारे पास है अलग अलग, तो उन केस में एवरेज उसका करने के लिए ना एम काम आता है ना एचएम काम आता है। उस सिचुएशन में हम लोग जीएम यूज करते हैं। और उसी तरीके से एक थ्योरी क्वेश्चन याद रखना, कभी भी आपको इंडेक्स नंबर पूछे कि इंडेक्स, वैसे इंडेक्स नंबर में हम लोग रीड करेंगे, चैप्टर है हमारा अभी थ्योरिटिकल, याद रखना इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा एवरेज काम आता है, तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे लिए यूज होता है। अब दो तीन चीजें ध्यान रखें। एक पॉइंट बनता है कि जीएम हमारे लिए बेटर एवरेज होता है कब, जब हमारे पास रेशियो या परसेंटेज है। तो अगर जब भी हमारे पास रेशियो या परसेंटेज है, तो उनका एवरेज बनाने के लिए ज्योमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट रहता है। वहीं एचएम और जीएम जो दोनों है ना, ये दोनों ही यूज एवरेज रेट निकालने के लिए ही काम आते हैं। ये दोनों टेक्निकली एवरेजों के एवरेज है। एचएम भी बेटा हमारे लिए एवरेज, अलग अलग स्पीड का एवरेज है। तो टेक्निकली ये ध्यान रखना, यूं पूछ ले कि एवरेज रेट फाइंड करने के लिए क्या क्या काम आते हैं, तो एवरेज रेट फाइंड करने के लिए एचएम एंड जीएम काम आते हैं, और इन दोनों को रेशियो एवरेज बोला जाता है। तीन चार थ्योरी क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा याद रख लें। पहला तो ज्योमेट्रिक मीन बेटा एवरेज रेट निकालने के लिए काम आता है, ये इंडेक्स नंबर निकालने के लिए भी काम आता है, और ये रेट रेशियो या परसेंटेज गिवन है तो उनके एवरेज बनाने के लिए यूज आता है। कभी भी रेशियो या परसेंटेज है तो सबसे बेस्ट एवरेज जीएम होता है। रेशियो एंड परसेंटेज के केस में सबसे बेस्ट एवरेज जीएम होता है। एंड एचएम एंड जीएम दोनों को हम लोग एवरेज रेट का एवरेज रेट्स बनाने में काम में लेते हैं, और इन दोनों को हम लोग रेशियो एवरेजेस बोलते हैं। वैसे जीएम की कैलकुलेशन टफ होती है, इसलिए टेक्निकली आपको ना जीएम का क्वेश्चन वो पूछता नहीं है। बहुत रेयरली कभी इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीएम का, 4-5 बार कोई अब तक आया हुआ क्वेश्चन है। और क्योंकि सबसे टफ कैलकुलेशन ज्योमेट्रिक मीन का होता है, इसलिए इसका वेटेज इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है। टेक्निकली अगर जीएम हम लोग निकालें ना, तो देखो जीएम ऐसे होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है 246, और मुझे 246 का जीएम फाइंड आउट करना है, और मेरे पास जो वैल्यू है 246 उनका जीएम निकालना है। तो होता ये कि इन जो भी वैल्यू है ना 246, इनकी पहले लॉग वैल्यू निकाली जाती है, जिसे लॉग एक्स कहते हैं। जैसे साइन कोस थीटा की टेबल होती है ना मैथ्स में, उसी तरीके से लॉग टेबल होती है। उन लॉग टेबल को देखकर इनकी लॉग वैल्यू बनाई जाती है, फिर इसका समेशन लगाया जाता है, जिसे सिग्मा लॉग एक्स कहा जाता है। और अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जो बनता है वो ऐसे लिखा जाता है, एंटी लॉग सिग्मा log x अपॉन n। तो क्या करते हैं, ये जो सिग्मा log x आया ना, उसमें n डिवाइड करते हैं, ये जो एवरेज आ गया, इस वापस से एक टेबल और होती है एंटी लॉग टेबल, उससे इसकी एंटी लॉग वैल्यू बनाई जाती है, तो हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन बनकर आता है। मगर इस क्वेश्चन को सोल्व तभी कर सकते हो ना, जब तुम्हारे पास दो टेबल हो, एक हो लॉग टेबल और एक हो एंटी लॉग टेबल। जब ये दोनों टेबल होंगी तो ही कैलकुलेशन करना पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। और इंस्टीट्यूट के लिए, सी इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतने लाखों स्टूडेंट्स के लिए लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल के वैल्यूज टेबल प्रोवाइड कराए और फिर आप उसको सोल्व करें, इसलिए वो इस क्वेश्चन को देने से हमेशा बचता है। बट हाँ, छोटे लेवल पर जहाँ 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट है, तो आप फिर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो हमारे लिए बहुत छोटे पैटर्न पर ही क्वेश्चन रहता है। ज्योमेट्रिक मीन को ना ऐसे लिखा जाता है, ज्योमेट्रिक मीन का अगर हम लोग फॉर्मूला कहें तो ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, x1 x2 x3 का पावर 1/n। जितने वैल्यू है ना उनका प्रोडक्ट कर कर पावर 1/n कर दो। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू 246 थे, तो मैंने 246 को मल्टीप्लाई किया और पावर 1/n, n 3 था तो 3 लगा दिया। तो ये अगर मैं सोल्व करूंगा ना, तो ये मेरे लिए 48 का पावर 1/3 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व भी नहीं करना है, यही आप लोगों को आंसर में दे रखा होगा। तो जो भी वैल्यू दे रखे हैं उन सारे वैल्यू को प्रोडक्ट करना, उसका पावर 1/n लिख देना, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा।
अब ना मैथमेटिक्स में मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैथमेटिक्स में इसी को लिखने का एक तरीका और होता है। पावर 1/n को ना nth रूट भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको ना पावर में आंसर ना मिले और आप लोगों को रूट में आंसर मिल जाए। पावर में तो आंसर x1 x2 x3 का पावर 1/n हो गया, और रूट में लिखा हो तो n रूट x1 x2 x3 बेटा हमारे लिए वैल्यू बन जाएगी। तो n हमारे पास 3 थे, n 3 है, x1 2 है, x1 2 x2 4 और x3 6 है। ये हमारे लिए ना 3√48 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। आगे हमने और सोल्व नहीं करना है। तो देखो दो सिचुएशन पर आंसर मिल सकते हैं, या तो आपको ना रूट में आंसर मिल सकते हैं या आपको पावर में आंसर मिल सकते हैं। रूट में आंसर मिले तो एन रूट प्रोडक्ट कर देना, और पावर में आंसर मिले तो जो वैल्यू उनके प्रोडक्ट का पावर 1/n लिख दोगे। बट एक इशू आ सकता है कि आपको ना आंसर ना तो पावर में मिल रहे हैं ना ही रूट में मिल रहे हैं, और आंसर एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट कर कर मिल रहा है। लाइक मान लो फॉर एग्जांपल इनका जीएम का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को 2.3 मिल रहा है। अब ना सर ने तो सिखाया था कि पावर में आंसर मिल सकता है या रूट में आंसर मिल सकता है, या तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। तो सर फिर तो हम लोगों को ना ये पावर 1/3 को सोल्व करना पड़ेगा। देखो पावर 1/3 सोल्व करना टफ जोक होता है, तो आप उसमें टाइम ना बिगाड़ें। एक तरीका सीखना बहुत अच्छे से, हम उसी से क्वेश्चन करेंगे। हमने कहा ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू x1 x2 x3 का पावर 1/n। लेट बी थिंक अगर मैं पावर 1/n यहाँ से हटा दूं ना बेटा, तो यहाँ से पावर 1/n हटाओगे ना तो इधर हमारे लिए g की पावर n हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पावर 1/n करना टफ है, पावर n करना इजी है। तो हम क्या करेंगे ना, जिन वैल्यू का gm चाहिए, लाइक मुझे 246 का gm चाहिए, तो मैं पहले उनका प्रोडक्ट बना दूंगा। वो प्रोडक्ट आ रहा है 48। हमारा g जो है ना वो ऑप्शन में है। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इन चारों में से ही तो कोई ना कोई ज्योमेट्रिक मीन है। हम क्या करेंगे, वो जो ऑप्शन में वैल्यूज गिवन है उनकी पावर n पावर n पावर n कर कर देखेंगे। n3 था ना, तो इन सभी वैल्यू की पावर 3 पावर 3 पावर 3 कर कर देखेंगे। जिस भी ऑप्शन पर 48 आ जाए वही मेरे लिए आंसर होगा। तो ये सबसे इजी पैटर्न है, इसी से हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। हमारे कोई स्टेप वाइज तो आंसर है नहीं, हमने तो सिर्फ टिक लगाना है। तो पावर 1/n करना टफ है ना, पावर n करना इजी है बेटा। तो आप लोग कभी भी अगर प्योर आंसर दे रखा है तो सोल्व करने के लिए ना जो वैल्यूज हैं जिनका जीएम हमने बनाना है उन सबका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद आप लोग ना बेटा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस का पावर n कर 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 देखेंगे। जहां ऑप्शन पर उन प्रोडक्ट का मैच हो जाए उससे ही हम लोग यहाँ पर वैल्यू का आंसर बोलेंगे। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन एक तरीके से फिनिश भी हो जाता है। एक बार फटाफट से लॉजिकली समझ लो। हम लोग कहते हैं कि ना बेटा एवरेज रेट कभी भी बनाना है तो जीएम काम आता है। जीएम हमारे लिए इंडेक्स नंबर निकालने में भी काम आता है। ये हमारे लिए ना रेट रेशियो परसेंटेज वगैरह गिवन हो तो उस सिचुएशन में बेटा हमारे लिए बेस्ट आंसर होता है। तो हमारे लिए यहाँ पर रेशियो परसेंटेज वगैरह गिवन है तो ये बेस्ट रहता है। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों रेशियो एवरेज कहलाते हैं, और ये दोनों एवरेज रेट्स निकालने के लिए काम आता है। थ्योरेटिकल ध्यान रखो। जीएम का वैसे फॉर्मूला एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन होता है, बट ये यूज नहीं करना है। 3 पैटर्न पर अपने को आंसर निकालना है, या तो पावर में आंसर मिले तो जो वैल्यू उनके प्रोडक्ट का पावर 1/n, रूट में मिले तो n रूट प्रोडक्ट बना देना। फाइनल आंसर मिले तो फिर सोल्व मत करना, ऑप्शन को यूज करना। जिन वैल्यू का जीएम चाहिए उनको पहले प्रोडक्ट कर लेना। ऑप्शन में ही जीएम दिया हुआ है उसकी पावर n कर कर देख लेना, जहां मैच हो जाए वही ज्योमेट्रिक मीन होगा। देखो डिस्क्रीट कंटीन्यूअस में तो क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बट कंटेंट को समझ लो। अगर डिस्क्रीट सीरीज होता है ना तो वो एक्स एंड एफ होता है। तो क्या करते हैं, ये मान लो इस वैल्यू को ए बी सी डी कह रहा हूँ, ये फ्रिक्वेंसी को F1 F2 F3 बोल दूं ना, तो ये हमारे लिए ना बेटा ए की पावर F1 बी की पावर F2 सी की पावर F3 डी की पावर F4 का पावर 1/n आंसर बन जाता है। तो हमारे कभी आता नहीं। कंटिन्यूस सीरीज अगर हो तो क्लास एंड फ्रिक्वेंसी होती है, तो वही बार बार का है एम जी एम एच एम के लिए मिड वैल्यू बनाकर सोल्व होता है, बट अपने कोई यूज का नहीं है। एक कैलकुलेशन यहाँ याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन बेटा 2 वेरिएबल का अगर निकालना हो ना तो रूट ए बी होता है। इफ यू रिमेंबर 2 वेरिएबल का एम हमारे लिए
a प्लस बी बाई टू होता है। टू वेरिएबल का एच एम कल पढ़ा था, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। टू वेरिएबल का जी एम हमारे लिए रूट ए बी हो जाता है। फिर आता है हमारे लिए कुछ प्रॉपर्टीज पॉइंट। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पॉइंट एम में रीड किए थे। सम ऑफ डिवीजन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, sum of square of division from arithmetic mean is minimum, and in case of open ended classes am is not possible। फिर कल हमने एच एम में पढ़ा था। एच एम में हमने कहा था 3 चीजें होती हैं। ओपन एंडेड में एच एम भी नहीं निकलता है। एच एम में बेटा अगर कोई भी वैल्यू जीरो है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि कल वैल्यू नीचे डिवाइड में आ रही थी ना, एन अपॉन वन बाई एक्स वन प्लस वन बाई एक्स टू प्लस वन बाई एक्स थ्री, और एक जितना स्मॉल वैल्यू होता है उतना ही उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। अब यहाँ जीएम में प्रॉपर्टीज पॉइंट अगर हम लोग कहे हैं तो ओपन एंडेड में जीएम भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मिड वैल्यू नहीं निकल सकती। कोई भी वैल्यू जीरो होना तो जीएम हमेशा जीरो हो जाता है। एचएम तो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन जीएम हमारे लिए जीरो हो जाता है। देखो एचएम में तो ऐसा होता है ना, वन अपॉन टू प्लस वन बाई फोर, कल बताया था वन बाई जीरो, तो ये नॉट डिफाइन कहलाता है। लेकिन आज 240 का अगर मुझे जीएम निकालना है तो 2 इंटू फोर इंटू जीरो की पावर 1/3, तो ये आंसर सोल्व करोगे ना तो ये जीरो हमारे लिए आंसर बन जाता है, क्योंकि कल तो डिवाइड में आ रहा था, आज मल्टीप्लाई में जीरो आ रहा है। और एक ना जीएम की कैलकुलेशन करने के लिए सारे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू पर जीएम नहीं निकलता है। इस रीजन से अगर हमारे पास था बेटा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिए हुए हैं तो आपका जीएम नहीं निकल सकता, क्योंकि प्रॉफिट तो पॉजिटिव होगा और लॉस हमारे लिए नेगेटिव होगा। 3 प्रॉपर्टी पॉइंट मैंने अभी बताए हैं। एक तो ओपन एंडेड में जीएम नहीं निकलता है, अगर कोई भी वैल्यू जीरो है तो जीएम भी जीरो होगा। जीएम की कैलकुलेशन के लिए सारे वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिया हुआ हो तो जीएम की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। फोर्थ थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। एक सीरीज है एक्स, और इस एक्स सीरीज के वैल्यू का जीएम निकाला, जिसको मैं जीएम एक्स बोल रहा हूँ। उसी तरीके से मान लीजिए एक सीरीज है वाई, उसका जीएम हम लोग निकाल रहे हैं, वो हमारे लिए जीएम वाई हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक नई सीरीज हमने बनाई है, मान लो जेड, जो कि एक्स और वाई के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर कर बनाया है। अगर एक्स सीरीज का जीएम जीएम एक्स है, वाई सीरीज का जीएम जीएम वाई है, तो जो नई सीरीज एक्स वाई बनी ना, हमने जो जेड बोल रहा हूँ, एक्स वाई, एक्स और वाई के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर कर उसका जीएम ना हमारे लिए जीएम एक्स इंटू जीएम वाई हो जाएगा। तो अगर एक्स सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन जीएम एक्स है मान लीजिए कोई भी वैल्यू, और वाई सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन जीएम वाई है, तो जो एक्स वाई नई सीरीज बनेगी ना उसका जीएम हमारे लिए जीएम एक्स इंटू जीएम वाई होगा। और अगर मैंने ये जो जेड सीरीज बनी है वो एक्स अपॉन वाई कर कर बनी है, एक्स के वैल्यू में वाई डिवाइड कर कर बनी है, तो नई सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन हमारे लिए जीएम एक्स अपॉन जीएम वाई हो जाएगा। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन फिनिश होता है। देखो एवरेज रेट निकालने के लिए जीएम काम आता है, इंडेक्स नंबर निकालने के लिए जीएम काम आता है। रेट रेशियो परसेंटेज के केस में सबसे बेस्ट मेजरमेंट हमारे लिए होता है एच एम जीएम, दोनों रेशियो एवरेज कहलाते हैं, दोनों ही एवरेज रेट्स के लिए अलग अलग सिचुएशंस में काम आता है। ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन के लिए बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने, जो वैल्यू उनका प्रोडक्ट का पावर 1/n, पावर में आंसर ना मिले रूट में मिले तो बेटा n रूट प्रोडक्ट, और अगर प्योर आंसर मिले तो सबका प्रोडक्ट कर लेना, जो ऑप्शन उनके पावर एन कर 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 देख लेना, जहां मैच हो जाए वही आंसर होगा। जीएम दो वैल्यू का ध्यान रखना, रूट ए बी होता है, सारे वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के केस में कैलकुलेट नहीं होता है। कोई भी वैल्यू बेटा हमारे लिए जीरो है तो जीएम भी हमारे लिए जीरो होगा। ओपन एंडेड में जीरो जीएम भी नहीं निकलता है। अगर एक्स सीरीज का जीएम एक्स है और वाई का जीएम वाई है, तो जेड सीरीज जो कि एक्स इंटू वाई कर कर बनी हो उसका जीएम हमारे लिए जीएम एक्स इंटू जीएम वाई होगा। जेड सीरीज अगर एक्स अपॉन वाई कर कर बनी हो तो उसका जीएम जीएम एक्स अपॉन जीएम वाई होगा। पहले जीएम के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ करा रहा हूँ, फिर ये एक पेज और हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए मैं पहले आपको ना एग्जाम क्वेश्चन जीएम के करा रहा हूँ, फिर मॉड्यूल क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन है बेटा हमारे लिए 8 4 एंड 2, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, सॉरी 8 4 2 का, बट ऑप्शन में अगर देखोगे ना तो पूरे पूरे आंसर है। सर ने समझाया क्या करोगे, आप ना इन सभी का प्रोडक्ट कर कर देखोगे, 8 इंटू फोर इंटू टू 64, इन सब का पावर एन कर कर देख लो, इसका क्यूब करूं तो यही 64 आ रहा है, यही हमारे लिए आंसर होगा। फिर हमारे लिए 4 इंटू सिक्स इंटू एट, तो 4 इंटू सिक्स इंटू एट करें
तो बेटा ये हमारे लिए 192 होगा। इसकी पावर n कर कर देखोगे सारे ऑप्शंस की, तो 4.77 की पावर 3 करूँ ना, क्यूब करें 4.77 इंटू क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो ये 108 समथिंग आ रहा है, ये हमारे लिए नहीं होगा। अच्छा, इसकी पावर क्यूब कर कर देख लो, तो 5.32 इंटू 5.32 इंटू 5.32 कर कर देखो, तो ये 150 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका क्यूब कर कर देखोगे 6.14, तो ये 231 समथिंग आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 5.77 का क्यूब कर कर देखो, 5.77 का क्यूब कर कर देखें तो ये 192.1 आ रहा है, बट ठीक है, यही हमारा आंसर लगेगा 190। फिर 3, 6, 24 और 48 का जीएम निकालना है। यहाँ भी वापस से पूरे पूरा आंसर है, तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 48 कर कर देखोगे, तो मैं 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 48 कर कर देखूँ, तो ये मेरे लिए 20736 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इन सबकी पावर n कर 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 देखेंगे। n मेरे पास 4 है, तो मैं पावर 4 कर कर देखूंगा, तो 6 की पावर 4 कर कर देखें तो 1296 हो रहा है, नहीं आएगा। 8 की भी कर कर देखें, तो 8 की पावर 4 कर कर देखोगे तो 8, ये 4096 ही हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। 12 की कर कर देखोगे, तो इससे 20736 आ रहा है, तो यही हमारे लिए आंसर होगा। आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आया होगा कैसे करना है। अगर मेरे को 4816, तो मैं क्या करूंगा, इनका प्रोडक्ट कर लूं। इनका जीएम अगर निकालना है तो मैं इनका प्रोडक्ट बना लूं, तो 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 इंटू 64, 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 इंटू 64, ये हमारे लिए ना 1048576 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यू की पावर n कर कर देखेंगे। n हमारे पास 5 है, 8 की पावर 5 कर 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 देखें। अच्छा, छोटा मोटा ना पॉइंट वगैरह इनका कुछ मिस्टेक रहता है ना लिखते करने में, तो आप खुद ही देख लीजिए, कर लिए उसके लिए मैसेज वगैरह मत करा करो। छोटी सी चीजें हैं वो, तो आप खुद भी कैलकुलेटर चलाओगे तो पता चल रहा होगा। कई बार लिखते वक्त आप खुद सोचे सिर्फ स्क्रीन के सामने लेकर हमको पढ़ाना होता है, तो हो सकता है कोई 2 4 ऐसा कुछ लिखने करने में, तो वो तो आप सेल्फी के जब लिखा सब कुछ करेक्ट होता है, तो कहीं पॉइंट वॉइंट में कुछ रह गया तो आप सेल्फी देख लीजिए। 8 का पावर 5 करें तो 3278 हमारे लिए होता है, 32768 हो रहा है, जो कि नहीं आ रहा है हमारे लिए। तो 16 का पावर 5 कर कर देख लें, तो ये हमारे लिए 1048576 आ रहा है, यही हमारे लिए आंसर होगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 100, 200, 400, परसेंटेज दे रखे हैं बेटा। ऊपर कहा था हमने रेशियो परसेंटेज, इनके केस में और लिखा हुआ एवरेज रेट निकालो। मैंने ऊपर भी बोला था एवरेज रेट, एवरेज निकालना। अभी तक के इन क्वेश्चन में लिखा हुआ ना जीएम 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 निकालो, यहाँ लिखा हुआ एवरेज रेट निकालो। तो एवरेज रेट के लिए ज्योमेट्रिक मीन ही हमारे लिए काम आता है। अब अगेन पूरे पूरा आंसर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू का जीएम निकालना है 100, 200, 400 का आप लोगों को जीएम निकालना है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 100, 200, 400, तो ये हमारे लिए 80 लेख आ जाएगा। ये सभी वैल्यू की पावर n कर 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 देखोगे, n 3 है बेटा हमारे लिए, तो 350 का क्यूब करोगे ना, तो ये नहीं आ रहा है। 200 का पावर क्यूब कर कर देख लो, तो 200 का पावर क्यूब करोगे तो वो हमारे लिए ना 80 लेगा। सर ये परसेंटेज ही रहेंगे, इनको और किसी में कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका वैल्यू निकल कर आएगा। अच्छा, अब ये 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपको कह रखा है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का जीएम है 40, 50 एक्स का 10, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो, जी का फॉर्मूला होता है x1, x2, x3 का पावर 1/n। ज्योमेट्रिक मीन है 10 और वैल्यू है हमारे लिए 40, 50,
x n3 है, पावर 1/3 को हटाऊंगा ना तो इधर बेटा हमारे लिए पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से पावर 1/n हटता है ना तो एलएचएस में पावर n हो जाता है, तो 10 क्यूब इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000x, तो ये हो गया ना 1000, 10 का क्यूब इज इक्वल टू 2000x, तो x इक्वल टू 1000, 2000 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, ये गया तो 0.5, ये 1/2 हमारे लिए आंसर आ रहा है। जीएम बेटर मेजर होता है बेटा जब आपके रेशियो एंड परसेंटेज गिवन हो। रेशियो एवरेज ध्यान रखना दो को बोलते हैं, जीएम एंड एचएम दोनों रेशियो एवरेज बोले जाते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन अब तक मॉड्यूल में आए हैं, सारे मिलाकर एग्जाम में आए इतने सारे अटेम्प्ट की बात भी। अच्छा, एक मॉड्यूल में अगर देखें तो कह रखा है फोर्थ क्वेश्चन देखो, जीएम ऑफ एक्स, एक्स का जीएम 10 है और वाई का जीएम 15 है, एक्स वाई का जीएम निकालना है। तो भी बताया था ना, एक्स वाई का जीएम हमारे लिए जीएम एक्स इंटू जीएम वाई होगा। एक्स अपॉन वाई का जीएम बोलता ना तो जीएम एक्स अपॉन जीएम वाई करता, 10 इंटू 15 150, तो ये हमारा आंसर 150 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 8, 24 एंड 40 का जीएम फाइंड आउट करो। मैं 8, 24 और 40 का जीएम निकालूं। अच्छा, तो ऐसा होगा ना 8 इंटू 24 इंटू 40, तीन मेरे ऑप्शन ना पूरे पूरे हैं। अगर ये तो कब होते, जब मैं ना 8 इंटू 24 इंटू 40 करता और 8 इंटू 24 इंटू 40 अगर मैं लूँ तो ये मेरे लिए 7680 है। तो मुझे इनके पावर क्यूब करके देखने होते, 24 का पावर क्यूब करूं तो 13824 हो रहा है, ये आंसर नहीं है। 12 का क्यूब कर देखूं तो ये 1728 हो रहा है, ये भी नहीं है। 10 का क्यूब कर देखूं तो ये तो 1000 होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तीनों ऑप्शन तो 7680 के ऊपर नहीं हो रहे इक्वल, तो ये तीनों तो आंसर नहीं है। तो इसलिए सर ये आंसर है 83√15। ऐसा कैसे है वो समझ लो, रूट में आंसर है। सर ने सिखाया था ना, रूट का मतलब nth रूट कर लो, x1 x2 x3, n3 है 8, 24, 40, तो ये वैसे तो होता है 3√7680, ये आंसर होता है। बट ना यहाँ बाहर 8 आ रहा है रूट के बाहर। अच्छा, इतना तो आप समझते होंगे कोई भी चीज बाहर तब आती है जब वो कॉमन ली जाती है, तो कहीं ना कहीं हमने 8 को कॉमन फैक्टर बनाया है इस ऑप्शन में। मैं चाहूँ ना तो इन वैल्यूज को ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा, कॉमन फैक्टर में 8, 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, 40 को हम लोग 8 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब रूट के बाहर 3 है तो 3 बार 8 अंदर जो रिपीट हो रहा है ना वो हम लोग बाहर लेकर आ जाए, तो 8 तो बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास 3 इंटू 5 बचेगा, और 3 इंटू 5 का मतलब 8, 3√15 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर 83√15 होगा, ये आप लोगों का आंसर। तो ये कोई नहीं, कॉमन फैक्टर लिया है 8, कॉमन फैक्टर लेकर 8 को हमने बाहर लिया है और अंदर जो बचा वो हमारे लिए 15 बचेगा। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन फिनिश हो जाता है। तो हम लोग अब तक तीन चीजें रीड कर चुके हैं। मैथमेटिकल एवरेज में एएम हो गया, जीएम हो गया एंड एचएम हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो हमारे लिए कैलकुलेशन आएगा, एक पेज हम लोग यहाँ और पढ़ रहे हैं। अब वैसे हम लोगों को पोजिशनल एवरेज रीड करना है, बट पोजिशनल एवरेज से पहले क्योंकि हम लोग एएम जीएम एचएम को रीड कर चुके हैं, तो हम ना पहले एएम जीएम एचएम से रिलेटेड कुछ रिलेशनशिप पे बेटा, उस रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अभी हम लोग एएम जीएम एचएम से रिलेटेड रिलेशनशिप को देख रहे हैं। फर्स्ट रिलेशन तो ये बोला जाता है इफ ऑल वैल्यूज आर इक्वल, मतलब सारे वैल्यू ना 4 4 4 4 4 है। तो अगर आप इस सीरीज का एएम भी निकालेंगे ना तो वो 4 ही आएगा, जीएम भी निकालेंगे तो 4 ही आएगा और एचएम भी निकालेंगे तो 4 आएगा। अगर सारे वैल्यू इक्वल हैं तो एएम जीएम एचएम बेटा हमारे लिए इक्वल होंगे। लेकिन अगर हमारे लिए सारे वैल्यू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वेरिएबल है,
डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, और पॉजिटिव वेरिएबल है, सारे वैल्यू अलग अलग है, पॉजिटिव वेरिएबल है, तो फिर उस सिचुएशन में एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम होता है। सबसे बड़ा एम होगा उस सीरीज का, उससे छोटा जीएम होगा, और सबसे छोटा हमारे लिए एचएम होगा। तो अगर हमारे लिए पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वेरिएबल है तो एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम हमारे लिए आंसर बनता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये एक जनरल रिलेशन ऐसा हो गया ना, एम में बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम में बी ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, ये हमारा नॉर्मल रिलेशन हो गया। सारे वैल्यू इक्वल हुए तो इक्वल वाले साइन जाएंगे, और अगर बेटा हमारे लिए अनइक्वल हुए तो ग्रेटर देन वाला साइन हमारे लिए जाएगा। फिर एक याद रखना, अगर हम लोगों को ना टू वेरिएबल में किसी का एम जीएम एंड एचएम में से कोई दो दिया हुआ हो ना, तो थर्ड की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना, जीएम इक्वल टू रूट एम इंटू एचएम। उस सिचुएशन में हमारे लिए फॉर्मूला जीएम इक्वल टू रूट एम इंटू एचएम हमारे लिए आंसर बनेगा। कभी भी हम लोगों को मान लीजिए जीएम निकालना है, क्वेश्चन में एम एचएम दिया हुआ है, तो एम इंटू एचएम का रूट करोगे तो जीएम आ जाएगा। अगर हमें जीएम एम दिया हुआ है तो एचएम एक्स मानकर निकाल लोगे, जीएम एचएम दिया हुआ तो एम एक्स मानकर निकाल लेंगे। ये रिलेशनशिप ध्यान रखना, सारे वैल्यू इक्वल है तो एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम। अगर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वेरिएबल है तो एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, तो फाइनल रिलेशन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम हमारे लिए बनता है। अगर हमारे लिए एम जीएम एचएम में से कोई भी दो दिया जाए तो थर्ड के लिए ध्यान रखना जीएम इक्वल टू रूट एम इंटू एचएम होता है। अच्छा, एक टू वेरिएबल्स के लिए हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, टू वेरिएबल का एम ए प्लस बी बाई टू होता है, जीएम हमारे लिए रूट ए बी होता है, और एचएम हमारे लिए टू ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, देखो 2 प्लस 4 का अगर मैं एम निकालूं तो ए प्लस बी बाई टू, 2 प्लस 4 बाई टू करूंगा तो 3 आंसर हो जाएगा। जीएम हमारे लिए रूट ए बी, तो रूट 2 इंटू 4 करूंगा तो 2.82 हो जाएगा, और एचएम हमारे लिए 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी सोल्व करूंगा तो 2.67 आएगा। यहाँ देखो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, अलग अलग है, इसी रीजन से हमारे लिए ना ये रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, इन द सेंस हमारे लिए 3 ग्रेटर देन 2.82 ग्रेटर देन 2.67 हमारे लिए बनता है। तो ये आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन पर एम जीएम एचएम पर रिलेशन ध्यान रखना है। सारे वैल्यू इक्वल है तो एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम, पॉजिटिव डिस्टिंक्ट है तो एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, तो फाइनल रिलेशन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम हमारे लिए बनेगा। और अगर दो वैल्यू का एम जीएम एचएम हमारे लिए में से कोई भी एक दो दे दिया जाए तो तीसरा निकालने के लिए हम लोग जीएम इक्वल टू रूट एम इंटू एचएम करेंगे। और अगर हमारे लिए दो वैल्यू का एम कहूं तो ए प्लस बी बाई टू होगा, दो वैल्यू का जीएम हमारे लिए रूट ए बी होगा, और दो वैल्यू का एचएम हमारे लिए टू ए बी अपॉन ए प्लस बी होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, उसके बाद एक थ्योरी मुझे बतानी है, इसका कोई क्वेश्चन अभी है नहीं, सेट ए वाला जो टॉपिक हम लोग करेंगे ना थ्योरी का, वहां हम लोगों को मिलेगा। तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपको करा देता हूँ। मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, am and gm for two numbers are, टू नंबर्स का am है हमारे लिए 6.5 और gm है बेटा हमारे लिए ना 6, तो उन टू नंबर्स को फाइंड आउट करना है। टू नंबर्स का am का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू, 6.5 am है, a एंड b हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 13 इक्वल टू a प्लस बी, ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन। और gm है बेटा मेरे लिए 6, टू नंबर्स का gm होता है रूट ए बी, 6 इक्वल टू रूट ए बी, रूट हटाऊंगा तो 36 इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो बनी बेटा 13 इक्वल टू ए प्लस बी, और एक बना 36 इक्वल टू ए बी। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व मत करो ना, ऑप्शन रख रख कर देख लो, ऑप्शन में ही तो ए एंड बी दिया हुआ है, जहां दोनों फुल करे
दोनों दोनों फिल होने चाहिए ना, उन दोनों का +13 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 36 आना चाहिए। देखो ओरली देख लेते हैं, 6 एंड 7, 6 + 7 13 तो हो रहा है, बट 6 × 7 36 नहीं हो रहा है। 9 एंड 4 हो रहा है बेटा, देखो 9 + 4 करूं तो 13 भी हो रहा है, और 9 × 4 करने पर 36 भी हो रहा है। आई थिंक समझ में आया होगा हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। दोनों को आप लोगों को इक्वेशनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दो वैल्यू वो होनी चाहिए ऑप्शन की जिनको ऐड करने पर 13 बन रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर 36 हो रहा हो। तो हमारा आंसर बेटा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, एम एंड एच एम दिया हुआ है 2 नंबर का। एम गिवन है बेटा हम लोगों को 5, एच एम गिवन है 3.2, जीएम निकालना है। तो जीएम निकालने का फॉर्मूला होगा ना √am × एचएम। तो हमारे लिए 5 × 3.2 √16 हमारे लिए आंसर 4 हो जाएगा। फोर्थ हम लोग, तो आंसर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड में 4 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। फिफ्थ कर चुके हैं, सिक्स्थ है एम एंड जीएम फॉर 10 ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन है जिनका एम और जीएम दोनों ही 15 है। तो हमने कहा ना एम इक्वल टू जीएम है, तो फिर जीएम इक्वल टू एचएम होगा। ये अगर 15 है, ये भी 15 है, तो हमारा आंसर बी एचएम बी 15 होगा। एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम, तो एम ग्रेटर देन जीएम इक्वल ग्रेटर देन एचएम होता है। तो फिर हमारे लिए रूट वो ए जीएम इक्वल टू √am × एचएम हमारे लिए फॉर्मूला बनता है। एग्जाम क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन मैंने बता दिए। 10th बोल रहा है ए बी द एम, पॉजिटिव अनइक्वल है ना, और जी बी द जीएम। तो हमने कहा ना एम ग्रेटर देन जीएम होगा, तो ए ग्रेटर देन जी होगा। एम को ए बोल रहे हैं, जीएम को जी बोल रहे हैं, तो ए ग्रेटर देन जी, बी आंसर हमारे लिए होगा। ये भी अपन ऊपर जस्ट करा है, एम 5 है, एचएम 3.2 है, तो जीएम निकाल सकते हैं। √5 × 3.2 अभी जस्ट करा हम लोगों ने, तो 4 आंसर। If the arithmetic mean between two numbers 64 and harmonic mean is 4, तो GM निकाल सकते हैं √am × HM, 64 × 4। तो 64 × 4 का रूट अगर आप करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन हमारे लिए 10 है, GM हमारे लिए 8 है, तो HM निकालना है। GM का फॉर्मूला होता है ना हमारे लिए तो AM × HM। GM हमको गिवन है क्वेश्चन में 8 है, AM हमारे लिए 10 है, HM निकालना है। तो 64 = 10 × HM, तो हमारे लिए HM निकल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर रहे हैं। HM निकल जाएगा 64/10 = 6.4। आपका आंसर 6.4 हो जाएगा। सेम 14 GM HM गिवन है, तो HM आप निकाल सकते हैं। GM 6 है, AM हमारे लिए 6.5 × HM हो जाएगा। तो ये आंसर इस जिस फॉर्मेट में दिया हो ना, उस फॉर्मेट में ये ऐसा हुआ ना, रूट हटाऊंगा तो 6 का स्क्वायर 36 = 6.5 × HM। तो HM = 36/6.5, या इसको यूं भी लिख सकते हो ना, 6² / 6.5। 36 का मतलब 6² लिख सकते हैं। तो आपका आंसर इसी में दिया हुआ है, ये 6² / 6.5। 15 थोड़ा अच्छे से समझना है, इसको करने के 2-3 तरीके, ज्यादा उलझना नहीं है। इसको मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही लेकर फिनिश करेंगे अपन। छोटे पैटर्न पर शॉर्टकटली हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। फिफ्टीन, द हार्मोनिक मीन H। HM का मतलब H,
वो है 4 एंड देयर अर्थमेटिक मीन am इक्वल टू a ना, वो नहीं है, और gm इक्वल टू g बोल रहे हैं, ये भी नहीं है, मगर एक इक्वेशन ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं कि 2a प्लस 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27 होना चाहिए। अब h की वैल्यू तो दे रखी है, a और g की वैल्यू जो भी आए ना, वो हमारे लिए 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27 को सोल्व करना चाहिए। a का मतलब, तो ये पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए जिनके ये लिए इक्वेशन हमारे लिए बन रहा है। तो हमारे लिए ना उन दो नंबर को बताना है जिनके लिए जो एम और जीएम आए वो इस इक्वेशन को पूरा करे। वैसे तो ए की जगह हमको a प्लस बी बाई टू रखना चाहिए, जी की जगह रूट ए बी रखकर फिर हम लोग सोल्व करें, तो इतना कुछ उलझना नहीं है। देखो मैं सीधा सा तरीका बताता हूँ। मुझे उन दो नंबर का एच एम दे रखा है, और मुझे दो नंबर का एच एम होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, और ये मेरे पास 4 है। मेरे पास ऑप्शन दिए हुए ए एंड बी के, मैं यहाँ अगर रख कर देखूँ ना, 4 किससे आ रहा है ये चेक कर लो। ए 1 लूँ और बी 3 लूँ, तो देखो पहले वाले को मैं यहाँ रखूँ 2 इंटू 1 इंटू 3, तो ये तो ऊपर तो आएगा 6, और नीचे आएगा हमारे लिए 1 प्लस 3 4, 6/4 करने पर 4 तो नहीं आएगा। तो बी अगर लूँ 2 इंटू 9 इंटू 5, तो ऊपर तो आएगा 90, 2 इंटू 9 इंटू 5, और नीचे आएगा हमारे लिए 9 प्लस 5 14, 18, 80 अपॉन 14 करूंगा तो 4 नहीं आएगा। अगला लूँ मैं 6 एंड 3, तो देखो 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये देखोगे ना तो 4 आना चाहिए। ऊपर हो रहा है 36, नीचे हो रहा है 9, तो ये 4। इसका मतलब मेरा a रहा होगा 6, b रहा होगा 3। अब आप इस इक्वेशन पर भी इनको प्रूव कर देख लो। अगर a 6 है b 3 है, तो am अगर मैं इनका निकालूं a प्लस बी बाई टू, वो तो आता है 4.5। gm अगर निकालूं तो रूट ए बी 6 इंटू 3 का रूट 18 का रूट 4.24। अब am 4.5 है, gm 4.24 है, होता आंसर तो मेरा आ गया, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ इक्वेशन को। तो a की जगह मैं 4.5 रखता, a का मतलब उसने कहा था am है, जी स्क्वायर 4.24 का स्क्वायर करूंगा 27 आना चाहिए, तो आ रहा है बेटा 9, 4.24 का स्क्वायर 18, तो ये हमारे लिए 27 बन रहा है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारे लिए 6 एंड 3 बनेगा। अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, वापस से कोई क्वेश्चन है इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एचएम दिया हुआ है, ऑप्शन रख रख कर देख लो ए बी का कहाँ पर वो 4 बन रहा है, जहाँ 4 बन रहा है बस वही आंसर है। आगे तो मैंने सिर्फ प्रूव कर बताया है कि ये क्यों बना था, ये कैसे प्रूव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, am of two number is 30 and gm है 24, तो वो दो नंबर बताने हैं। दो नंबर का am होता है हमारे लिए a प्लस बी बाई टू, तो 30 इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, तो 60 इक्वल टू a प्लस बी। टू नंबर्स का gm होता है रूट ए बी, 24 इक्वल टू रूट ए बी, 576 ए बी। तो आप क्या करोगे, ऊपर मैंने कराया भी था, सोल्व मत करो आगे इक्वेशनों पर कहीं भी, ए बी रख रख कर देख लो आंसर में दिए हुए 30 एंड 24 को ऐड करो, 16 नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो ही मत ना, 30 30 60 तो हो रहा है, 30 इंटू 30 बेटा 576 नहीं होगा, 48 इंटू 12 रख कर देख लो सी ऑप्शन को, 48 प्लस 12 60 हो रहा है, और आई थिंक 48 इंटू 12 करोगे तो ये 576 भी हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 48 एंड 12 होगा। जहां जहां ऑप्शंस यूज कर सकते हैं ना, उतना बेटर वे में ऑप्शंस को काम में लो, हमें कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन बना बना कर सोल्व करने। सेम पैटर्न पर है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, am है 50, तो am इक्वल टू a प्लस बी बाई टू,
50 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, 100 इक्वल टू ए प्लस बी। जीएम है हमारे लिए 48, तो जीएम इक्वल टू रूट ए बी। 48 इक्वल टू रूट ए बी, रूट हटा दोगे तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा। 2304 इक्वल टू ए बी। अब एक एक कर ऑप्शन रुक कर देख लो। 36 प्लस 64 100 हो रहा है, आई थिंक 36 इंटू 64 से तुम्हारा ये भी हो रहा है। तो यही आंसर है बेटा हमारे लिए। ए ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ये दोनों प्लस करने पर 100 भी हो रहा है और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 2304 भी हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। आई थिंक समझ में आया होगा बेटा कंटेंट आज का किस तरीके से हुआ। थोड़ा टफ कंटेंट है कंपेरेटिव एएम एचएम के आज जो हमने पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा। मॉड्यूल क्वेश्चन और एग्जाम क्वेश्चन जो भी थे वो मैंने करवा दिए हैं। एक छोटी सी टेबल है, थ्योरी पॉइंट है, इसका अभी कोई क्वेश्चन है नहीं, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेटा ना हम लोगों ने एएम जीएम एचएम कैलकुलेट करा है मैथमेटिकल एवरेज में। ये एवरेजेस ना दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल एवरेज और एक को बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज। थोड़ा सा समझना, एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है। हमने जो भी एवरेज निकालते हैं ना, ये दो टाइप से डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है वेटेड। ये भी तीनों, सिंपल एएम भी होता है, सिंपल जीएम भी होता है, सिंपल एचएम भी होता है, वेटेड भी तीनों। वेटेड एएम भी होता है, वेटेड जीएम भी होता है, वेटेड एचएम भी होता है। जब आप इनकी कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज में कर रहे हो ना, वो तो है सिंपल, और जब आप इनकी कैलकुलेशन डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे हो वो है वेटेड। कंटिन्यूअस में तो ये निकलते ही नहीं है बेटा, कंटिन्यूअस में तो हम लोग मिड वैल्यू निकाल कर फिर कर लेते हैं, बट मैंने समझाया वो कोई कैलकुलेशन है नहीं, बट बस प्रैक्टिस हमारी होती है। तो इंडिविजुअल में जब निकाल रहे हो ना तो ये सिंपल है, और जब आप इनको डिस्क्रीट में टेक्निकली निकाल रहे हो तो ये आंसर हमारे लिए वेटेड आंसर होता है। अब ये क्या सिचुएशन हमारे लिए होती है सिंपल एंड वेटेड की, वो जरा सा समझ लो। देखो लाइक मैं एएम पर ही बात करूं, मेरे पास मैं कुछ एग्जांपल लेकर इस पूरी थ्योरी को समझाता हूं। एक्स से बेटा 2 4 6 8 10 ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो मैं वैल्यू के समेशन लगाए, ये आया मेरे लिए 30। मैं एक्स बार बनाता हूँ सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सम ऑफ वैल्यू में नंबर ऑफ वैल्यू को डिवाइड दे रहा हूँ, तो एक तरीका सिंपल एवरेज है। जबकि मैं यहाँ डिस्क्रीट में ऐसा करता हूँ ना, 2 4 6 8 10 मेरा फ्रिक्वेंसी है, 3 7 10 6 एंड 4, तो हम एफ एक्स बनाते हैं 6 28 60 48 40, सिग्मा एफ एक्स हमारे लिए 182, एन हमारे लिए बेटा यहाँ पर 30 हुआ। तो फिर एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हम लोग करते हैं, तो ये हमारा 6.06 बनता है। अब देखो दोनों तरफ देखना, यहाँ तो हमने क्या करा, टोटल वैल्यू में नंबर ऑफ वैल्यू का डिवाइड किया, तो ये हमारे लिए बेटा यहाँ पर एक एवरेज बन गया। ये टेक्निकली सिंपल एवरेज है, लेकिन यहाँ क्या किया हम लोगों ने, वैल्यू को उनके वेट से मल्टीप्लाई किया। ये यहाँ जो फ्रिक्वेंसी ना, ये वेट का काम कर रही है, वैल्यू को उनके वेट से मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आया उसके समेशन में टोटल वेट को डिवाइड दिया, जो प्रोडक्ट आया उसके समेशन में टोटल वेट, एन को सिग्मा एफ भी कह सकते हो ना, एफ का मतलब भी वेट है यहाँ पर, तो वो हमारे लिए एक तरीके से वेटेड एवरेज बना। हमारे काम का इतना सा है कि सिंपल एवरेज तब काम आता है जब सारी वैल्यू की इंपॉर्टेंस सेम हो। यहाँ हर वैल्यू की इंपॉर्टेंस सेम थी, 2 की इंपॉर्टेंस 1 टाइम ही थी, 4 की भी 1 टाइम थी, 6 की भी 1 टाइम थी, 8 की भी 1 टाइम थी, 10 की भी 1 टाइम थी, तो सिंपल एवरेज काम आता है। वेटेड एवरेज तब यूज आता है जब सारी वैल्यू की इंपॉर्टेंस अलग अलग हो। 2 की इंपॉर्टेंस 3 टाइम है, 4 की इंपॉर्टेंस 7 टाइम है, 6 की इंपॉर्टेंस 10 टाइम है, 8 की इंपॉर्टेंस 6 टाइम है और 10 की इंपॉर्टेंस 4 टाइम्स है। तो फिर सिंपल एवरेज काम नहीं आता है, वेटेड एवरेज काम आता है। तुमने तो सिर्फ एक लाइन याद रखनी है,
सारी वैल्यू की इंपॉर्टेंस सेम होती है तो सिंपल एवरेज, और सारी वैल्यू की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है तो वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में हर वैल्यू को सिर्फ एक बार ही काम में लेते हैं, और वेटेड एवरेज में जो वैल्यू जितनी बार आती है ना बेटा उतनी बार काम में लेते हैं। समझो ये अच्छा पॉइंट है। मान लो ये वैल्यूज मेरे लिए ना ऐसे होती, 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10, सारे वैल्यू की इंपॉर्टेंस सेम है बेटा, 2 की 3 टाइम, 4 की 3 टाइम, 6 की 3 टाइम, 8 की 3 टाइम, 10 की 3 टाइम। तो सारे वैल्यू जितनी बार आए हैं ना उतनी बार लेने की जरूरत नहीं है, ले भी लोगे तो आंसर वही आएगा। इसकी वजह मैं हर वैल्यू सिर्फ एक बार ले लूँ, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 8, एक बार 10 लेकर निकालूंगा तो भी आंसर वही आएगा। तो सारे वैल्यू की इंपॉर्टेंस सेम है ना, तो वेटेड एवरेज बनाने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ सिंपल एवरेज ही बनाना होता है, और सिंपल एवरेज में हर वैल्यू को सिर्फ एक बार कैलकुलेशन में काम में ले लो, काम हो जाता है। यहाँ पर ना जो वैल्यू जितनी बार आई होती है उतनी बार काम में लेते हैं। 2 की इंपॉर्टेंस 3 टाइम है तो 2 एक बार नहीं ले रहे हो बेटा, 3 बार ले रहे हो, 2 + 2 + 3। 4 की इंपॉर्टेंस 7 टाइम है ना, तो 4 7 टाइम यूज आ रहा है 28। 6 की इंपॉर्टेंस 10 टाइम है तो 6 10 बार काम आ रहा है 60। और अगर सारे के वेट सेम होते हैं तो भले तुम सिंपल एवरेज बनाओ, भले ही वेटेड एवरेज बनाओ, दोनों के आंसर सेम ही होते। इसी रीजन से याद करो कल की क्लास में हार्मोनिक मीन में मैंने ये कहा था, स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों सेम है, सॉरी स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों दिए हुए हैं और हर बार की डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी था सेम होती तो तुम डिस्टेंस को इग्नोर कर देना, क्योंकि तुम अगर वेटेड एवरेज बनाकर भी आंसर निकालते तो वही आता जो सिंपल एवरेज में आता। आई थिंक समझ में आया होगा मैंने क्या बताया, फटाफट से सुन लो क्या है। देखो एवरेज दो टाइप के होते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। जब इनकी कैलकुलेशन इंडिविजुअल में करते हो तो ये सिंपल है, जब इनकी कैलकुलेशन डिस्क्रीट में करते हैं तो ये वेटेड है। सिंपल एवरेज में टेक्निकली हम करते हैं क्या, जैसे अर्थमेटिक मीन के लिए ही गए तो नंबर ऑफ वैल्यू को ऐड, टोटल ऑफ वैल्यू को ऐड कर नंबर ऑफ वैल्यू को डिवाइड किया तो ये सिंपल अर्थमेटिक मीन हो जाता है। वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, वैल्यू को उनके वेट से मल्टीप्लाई कर जो प्रोडक्ट आता है उसके सम में टोटल वेट को डिवाइड कर देते हैं। सिंपल एवरेज तब यूज करते हैं जब सारी वैल्यू का इंपॉर्टेंस सेम है और यहाँ हर वैल्यू एक बार ही काम में लेते हैं। वेटेड एवरेज तब काम में लेते हैं जब सबकी वैल्यू की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, यहाँ जो वैल्यू जितनी बार आती है ना उतनी बार काम में लेना पड़ता है। और अगर सारी वैल्यू के वेट सेम है मतलब इंपॉर्टेंस सेम है तो भले ही तुम सिंपल एवरेज बनाओ या वेटेड एवरेज बनाओ वो हमारे लिए सेम ही आते हैं। और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारे लिए वेट का रोल प्ले कर रहा होता है। बस ये जस्ट एक थ्योरी है, याद रखना, मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा समझा दिया है आप लोगों को। तो यहाँ आप लोगों के लिए सेंट्रल टेंडेंसी में मैथमेटिकल एवरेज फिनिश हो जाता है, एएम जीएम एचएम। कल से हम लोग पोजिशनल एवरेज शुरू करते हैं, मोड एंड मीडियन, वो टॉपिक हम लोग कल से स्टार्ट